हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और डेट है इसकी 19 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है संविधान बनने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्ष्य पार्ट 1। तो इसमें मैं संविधान की प्रक्रिया को पढ़ना है और संविधान के मुख्य लक्ष्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संविधान बनने की प्रक्रिया पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद संविधान के मुख्य लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं संविधान बनने की प्रक्रिया क्या रही थी। संविधान निर्माण के विचार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही राष्ट्रवादियों में आने लगे थे। जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तभी जो था राष्ट्रवादियों के मन में ये विचार आने लगे थे कि उन्हें अपना एक संविधान बनाना है, और वे सोच रहे थे कि स्वतंत्र भारत किस प्रकार का होना चाहिए। वो भी ये सोचते थे कि अगर हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा देश किस प्रकार का होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर होगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होगा। वही चीज़ सोच रहे थे। परंतु इतनी विविधताओं वाले हमारे देश के लिए यह काम किसी एक आदमी के बस में नहीं था। अब आपको पता है कि हमारे देश में क्या बहुत सारी विविधताएं हैं, तो ये सब काम करना एक इंसान के बस की बात नहीं था। तो इसके लिए क्या हुआ, इस काम को पूरा करने में लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा की सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 300 लोगों ने। और 300 लोग किसके सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा की बैठकें लगभग 3 साल तक होती रही, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। समझ में आ रहा है बच्चों सारा क्या संविधान बनने में लोगों का योगदान बता रहे, कितने टाइम उसको लगा था और कितने 3 साल उसको लगे थे। 300 लोगों ने योगदान दिया था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों ने के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय हैं, उनकी न तो एक भाषा थी और न एक धर्म था, न ही एक सांस्कृतिक थी। क्योंकि क्या भारत क्या विविधताओं वाला देश है, उसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, सांस्कृतिक के लोग रहते हैं। तो उन सबको इकट्ठा लेके चलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वैसे भी संविधान लिखा जा रहा था, उसमें हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, क्योंकि उसमें क्या आज़ादी के कुछ टाइम हुआ था, तो उसमें क्या था, बहुत ही उथल पुथल हो रखी थी हमारे देश में। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व का निष्ठा से निभाते हुए एक दस्तावेज तैयार कर दिखाया, जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। तो इसके बाद क्या, जो 300 सदस्य थे उन्होंने क्या किया, एक दस्तावेज तैयार किया, और इस दस्तावेज में उन्होंने भारतीय एकता के साथ साथ जो विविधता थी हमारे देश में उसका भी पूरा सम्मान दिया। ठीक है, क्योंकि जो संविधान बना था उसी को ये दस्तावेज कह रहे हैं। जो संविधान बना था उसी में क्या हर एक जाति धर्म संस्कृति के लोगों का ध्यान रख के ही वो बनाया गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संविधान के मुख्य लक्षण एंड आयाम। संघवाद, इसमें हम पढ़े संघवाद। इसका मतलब देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। तो संघवाद क्या होता है कि देश में शासन चलाने के लिए अलग अलग स्तरों पर अलग अलग सरकार का होना। हमारे देश में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। पहला हमारे पास केंद्र सरकार, जो कि सबसे ऊपर काम करती है। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास राज्य सरकार, राज्य स्तर पर कौन काम करती है? राज्य सरकार। और तीसरा है स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम प्रशासन। तो ये एक लेवल बना हुआ है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार आती है हमारी, उसके बाद हमारी राज्य सरकार आती है, और उसके बाद हमारे पास पंचायती राज सरकार आती है। ठीक है, तो ये लेवल बना रखे हैं ताकि हमारा जो देश है उसको चलाना ईजी हो जाए। आगे हम देखते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दे पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। ये इसलिए क्या ताकि जो राज्य सरकार है उसको क्या अपने आप से कुछ अधिकार मिले हैं, ताकि वो अपना निर्णय ले पाए, कुछ फैसलों का निर्णय खुद से ले पाए। अगर वो नहीं ले पाती तो केंद्र सरकार के पास जाती है। वैसे जो पंचायत है उनको भी खुद के अधिकार दिए गए, अगर वो खुद से नहीं ले पाती तो राज्य सरकार के पास जाते हैं, राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार के पास जाती है।
इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान की कुछ सूचियां भी दी गई हैं। अब हमारे पास क्या क्रियाकलाप, अपने आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस की और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, नगर निगम का नाम लिखिए और पता लगाइए कि किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे निकटवर्ती बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये हमारे पास किस सरकार के अंदर आते हैं? केंद्र सरकार के अंदर। सेकेंड है मेरे पास निकटवर्ती स्कूल, तो स्कूल मैंने लिखा SKV, और ये हमारे पास राज्य सरकार के अंदर भी आते हैं और केंद्र सरकार के अंदर। जैसे SKV है, ये हमारे पास राज्य सरकार के अंदर आता है। जैसे अगर हम कहें KVS, जो KVS होते हैं वो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? राज्य सरकार के अंदर। पास की डिस्पेंसरी, MCD डिस्पेंसरी, ये आती है आपकी राज्य सरकार के अंदर। नेक्स्ट आपका निकटवर्ती अस्पताल, मैंने लिखा नवीन अस्पताल। कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार के अंदर आते हैं, कुछ होते हैं जो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। जैसे प्राइवेट अस्पताल है तो ये राज्य सरकार के अंदर आएगा, और जो गवर्नमेंट, जो पूरे मतलब पूरे जो सेंट्रल के होते हैं वो केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निकटवर्ती पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन लिखा उत्तम नगर, तो ये किसके अंदर आता है? राज्य सरकार के अंदर। जैसे आपने देखा भी होगा, जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं, जो पुलिस होते हैं उनके पास उनका स्टेट का कुछ लिखा होता है। जैसे दिल्ली पुलिस DP लिखा होता है, हरियाणा पुलिस में HP लिखा होता है। तो हर एक स्टेट की, हर एक राज्य की वो अलग अलग होती है। सांसद गौतम गंभीर मैंने लिखा, ये केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। विधायक, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है विजेंद्र गुप्ता, ये राज्य सरकार के अंदर आते हैं। 8वां है आपके क्षेत्र का कॉरपोरेटर, इसका नाम है SDMC, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आते हैं। तो सिर्फ एक ही है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है, वो कॉरपोरेटर है SDMC। जैसे आपके पास NDMC, ये सभी अलग अलग होते हैं। तो इसमें मैंने जो ये लिखा है मैंने MLA गौतम गंभीर, सांसद ये मैंने यहाँ पे दिया। आपके क्षेत्र का जो भी सांसद हो वो आप इस लिस्ट में से लेकर यहाँ पे लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं वर्कशीट। तो इसमें हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने क्या कौन सी चुनौतियाँ थी, तो इनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ये थी हमारे पास, फर्स्ट था हमारे पास फर्स्ट ये रहा, उनकी न तो एक भाषा थी, उनकी न एक धर्म था और न ही एक संस्कृति थी। वैसे भी जब यहाँ पे एक धर्म, और हमारा देश भारी उथल-पुथल से गुजर रहा था, तो ये सभी क्या थे? उसके पास चुनौतियाँ थी उस टाइम जब हमारा संविधान बन रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास संघवाद से आप क्या समझते हैं, तो संघवाद की डेफिनेशन हमारे पास ये है, संघवाद से हमारा मतलब देश के शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकारों का होना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसमें आप लिख देना थोड़ा सा आगे, संघवाद से मतलब ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हमारे देश में कितने स्तर पर शासन व्यवस्थाएं हैं, तो हमारे देश में 3 स्तर पर शासन व्यवस्थाएं हैं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। सेकंड, ये आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, हमारे देश में संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब संघवाद क्यों जरूरी है हमारे देश में, तो ये इसकी आंसर है, इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों के कुछ मुद्दे पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, ताकि सबको अपना कुछ ऐसे एक क्वेश्चन हो, ऐसे कुछ हिस्से हो जिसपे वो खुद से निर्णय ले पाए। तो इसके लिए बनाएगी हमारे पास संघवाद क्रिएट की गई। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आपकी क्रियाकलाप भी पूरी हो गई है। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट। अगर आपको ये समझ में आई, अच्छी लगी है, तो आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।